डियर स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार्डवाइड के सीजी के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले आपको कार्डवाइड क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो देखिए, मैं फिगर ड्रॉ कर दिया हूं और कार्डवाइड का डेफिनेशन मैं देखिए लिख रहा हूं। If a point R, if a point R of a straight line, if a point R on a straight line, on a straight line, PQ of length 2A, if a point R on a straight line PQ of length 2A moves on the circumference of a circle of diameter 2 of a diameter A, so that RP is always equal to A, and the straight line always passes through
always passes through a fixed point, a fixed point, a fixed point O, which lies on the circumference, which lies on the circumference of the circle. If a point R on a straight line PQ of length 2a moves on the circumference of a circle of diameter A, so that RP is always equal to A and the straight line always passes through a fixed point O, which lies on the circumference of the circle, then the path then the curve traced out by the end points of the straight line is known as the cardioid, is known as the curve, cardioid, देखिए ये डेफिनेशन हुआ। देखिए फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आर है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ PQ है, उस PQ पर एक पॉइंट R है। तो इफ ए पॉइंट R on a straight line PQ of length 2a, PQ का लेंथ 2a है, moves on the circumference of a circle, तो ये R पॉइंट circumference of a सर्किल पर मूव करता है
सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर ए, इस सर्किल का डायमीटर ए है। देखिए यहाँ डायमीटर ए बताया हुआ है, तो ऑफ डायमीटर ए, सो दैट आरपी इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ये आर पॉइंट इस सर्किल पर मूव करता है इस प्रकार से कि ये आरपी लेंथ जो है हमेशा ए के बराबर है, और ये पीक्यू जो है वो सदा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, और वह फिक्स्ड पॉइंट ये सर्किल के सरकमफेरेंस पर है। तो देखिए लिखा हुआ है कि so that RP is always equal to A and the straight line always passes through a fixed point O which lies on the circumference of the circle. Then the curve traced out by the end points of the straight line is known as the curve cardioid. तो देखिए पहली स्थिति में ये क्या होगा, ये PQ जो है ये OA पर कोइंसिडेंट रहेगा, और जैसे जैसे ये P पॉइंट ऐसे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये यहाँ पर OA लेंथ जो है अभी 2A है, उसके बाद ये जो लेंथ है OP जो रेडियस वेक्टर है यह जो है OP का मान घटता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको निकाला गया है ये OP का वैल्यू कितना होगा, तो OP इज इक्वल टू ये R रेडियस वेक्टर हुआ और यह RP लेंथ सदा A के बराबर है, तो A प्लस, और उसके बाद ये सर्किल है। तो आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त में डायमीटर जो होता है सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह लेंथ ये A है, तो OR का वैल्यू यहाँ पर हो गया A cos थीटा, तो टोटल लेंथ OP का जो हुआ वो A प्लस A cos थीटा हो गया। आप देखेंगे तो यहाँ OR का वैल्यू जो है ये एंगल थीटा माना गया है, एंगल AOP थीटा है, तो OR की वैल्यू A cos थीटा हो जाएगा, तो टोटल OP का वैल्यू A प्लस A cos थीटा इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस A cos थीटा हो गया। यही कार्डवाइड का इक्वेशन होता है। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से मूव करेगा कि स्ट्रेट लाइन सदा एक फिक्स्ड पॉइंट O से पास करता है, और स्ट्रेट लाइन का ये जो मिडिल पॉइंट है वो हमेशा इस सर्किल पर रहता है, हमेशा इस सर्किल पर ऐसे रहेगा। यहाँ R जो हो गया स्ट्रेट लाइन PQ का मिडिल पॉइंट है, तो चूंकि ये सरकमफेरेंस पर हमेशा रहता है, तो जैसे जैसे थीटा ये एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लेंथ जो है ये छोटा होता जाएगा, OR का मान छोटा होता जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पर देखिए RQ इज इक्वल टू RP है, यहाँ लिखा हुआ है लेंथ R क्योंकि मिडिल पॉइंट है इसीलिए RP बराबर RQ होगा, और ये जब OP जो है π/2 एंगल बना देगा तो ये OP जो है D पर आ जाएगा यहाँ पर, और ये Q पॉइंट E पर आ जाएगा। उस स्थिति में ED की लंबाई जो होगी वह PQ के बराबर होगा, और PQ जो है OA के बराबर है, तो यहाँ पर OD जो है OD A के बराबर हो जाएगा और OE भी A के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली जब यहाँ पॉइंट P जो है जब एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन से मूव कर करके यहाँ OD पर आएगा
तो π/2 एंगल तक मूव करेगा। तो यहाँ APD ये 90 डिग्री तक ट्रेस करेगा। उसके बाद जब 90 डिग्री से आगे बढ़ेगा थीटा, तो यहाँ पर DO ये कर्व ट्रेस होगा, लेकिन तब तक दूसरा एंड जो है ये ट्रेस कर देगा यहां तक। देखिए जब P पॉइंट A से D तक आएगा तो Q पॉइंट जो है O से E तक चला आएगा। अब P पॉइंट जब D से E तक आएगा तो यहां पर Q पॉइंट जो है E से A तक चला आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से पाई तक जब P पॉइंट मूव करेगा तो पूरा कार्डवाइड जो है ऐसे ट्रेस हो जाएगा। तो इस फिगर को आप देख करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कार्डवाइड का शकल जो है ये जस्ट लाइक हार्ट के तरह होता है, इसीलिए इसका नाम कार्डवाइड पड़ा है। तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं इसमें कि OR का वैल्यू यहाँ पर कितना हुआ। ये एंगल, ये रेडियस वेक्टर जो है OP और ये एंगल थीटा, ये आप ऐसे इसका मूवमेंट दे दे, ये एंगल थीटा। तो OR की वैल्यू स्पष्ट है कि A cos थीटा है, क्योंकि OB का मान A है, डायमीटर की लंबाई A है, इसीलिए OR का मान A cos थीटा हो जाएगा। और RP हमेशा A रहता ही है, तो इसीलिए OP का वैल्यू A प्लस A cos थीटा हुआ। यानी R इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइनल इक्वेशन जो हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे R इज इक्वल टू A इंटू A प्लस A cos थीटा, ये RP का वैल्यू हो जाएगा। और कॉमन लेकर के आप इतना लिख सकते हैं, यही कार्डवाइड का इक्वेशन होता है, A इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये कार्डवाइड का इक्वेशन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कार्डवाइड का इक्वेशन R इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। और जब थीटा जो है ये आपको, थीटा जो है ये 0 से पाई तक मूव करेगा तो पूरा कार्डवाइड जो है ट्रेस्ड हो जाएगा। तो यही कार्डवाइड है। और आपको इसी में अब इसका CG क्या होगा, तो CG तो ये जो एक्स एक्सिस है उसी पर CG होगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसका CG एक्स एक्सिस पर होगा। तो आपको केवल x बार का ही मान निकालना है, y बार का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y बार का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए आपको केवल x बार का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए मैं अब कार्डवाइड का CG निकालने जा रहा हूं। तो CG के पार्ट 4 में मैंने बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में CG कैसे निकालते हैं। तो यहाँ कार्डवाइड के केस में चूंकि कार्डवाइड एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसीलिए यहाँ पर y बार निकालने की जरूरत नहीं है, केवल x बार ही निकलेगा और वह x बार की वैल्यू इतनी होगी। तो यहाँ x बार इज इक्वल टू आ जाएगा इतना। देखिए x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ 2/3 और यहाँ पर इंटीग्रल, ये फॉर्मूला था r³ cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल r² d थीटा। ये फॉर्मूला आपको पार्ट 4 में मैं बता चुका हूं कि पोलर कोऑर्डिनेट के केस में
CG इस प्रकार से निकाला जाएगा। और उसमें बाई बार का भी वैल्यू निकाला गया था, जिसमें ये डिनोमिनेटर था इंटीग्रल आर क्यू साइन थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर वही था। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देने की जो बात है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर इतना आ जाएगा, देखिए 2/3, ये तो रहेगा ही 2/3, और ये इंटीग्रल 0 to पाई होगा। मैं बता रहा हूं कि 0 to पाई कैसे होगा। 0 to पाई आर क्यू कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पर आर क्यू का मान आप लिख देंगे, तो आर क्यू का मान हो जाएगा ए क्यू और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कार्डवाइड में आर का मान हुआ, और ये डी थीटा कॉस थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 to पाई 1 a स्क्वायर और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ होल क्यू रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर रहेगा डी थीटा। यही एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। एक्चुअली यहाँ पर जो रेडियस वेक्टर है, जब 0 से 90 डिग्री तक मूव करेगा तो एंड पॉइंट P जो है इस पार्ट को ट्रेस करता है, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ये पार्ट ट्रेस करता है। लेकिन दूसरा एंड फिर ये 0 से पाई तक जब मूव करेगा तो दूसरा एंड ये ट्रेस कर देगा। इसलिए 0 to पाई ही हम इंटीग्रेशन करेंगे। 0 से पाई तक मूव करने में, क्योंकि दो एंड होता है स्ट्रेट लाइन का, तो एक एंड ऊपर के कार्डवाइड को ट्रेस करेगा और दूसरा एंड नीचे के पोर्शन को ट्रेस करेगा। इसीलिए 0 to पाई ही हमको इंटीग्रेट करना है। हालांकि किताबों में -पाई to पाई किया है, वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है इंटीग्रेशन। 0 to पाई इंटीग्रेशन होना चाहिए। हालांकि रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग -पाई to पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 to पाई में ही पूरा कार्डवाइड ट्रेस हो जाता है स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड से। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने जो स्ट्राइप कंसीडर किया है OPQ, तो वहां OP बराबर R है, तो R का मान रख दिया, RQ का मान यहाँ पर हो गया, और cos थीटा का मान रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ पर AQ को हम कैंसिल कर दें, तो यहाँ हम 2 के जगह पर 2a लिख दें, 2a, ये 2a लिख दें, क्योंकि यहाँ AQ है और ये कैंसिल कर दें, तो 2a लिख दें। और इसके बाद हम 1 प्लस कॉस थीटा का मान लिखने जा रहे हैं, तो यह हो जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई, और 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 2 cos थीटा बाई 2, इसका हो गया होल क्यू 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होल क्यू, और इंटू cos थीटा, ये cos थीटा। ठीक, cos थीटा का वैल्यू भी यहाँ पर हम चेंज कर दें, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1
और ये डी थीटा, इतना हो गया। और नीचे का वैल्यू हो गया, ए स्क्वायर को कैंसिल कर दिया था, तो अब इंटीग्रल 0 to पाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका हो गया होल स्क्वायर और इंटू डी थीटा, ये रह गया। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 को कैंसिल, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 4a बाई 3 और इंटीग्रल आपको इतना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई और यहाँ cos टू द पावर 6 हो जाएगा थीटा बाई 2, और 2 को कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और डी थीटा, ये हो गया। और नीचे हो गया, 2 कैंसिल कर दिया है, तो इंटीग्रल ये 0 to पाई और 2 cos स्क्वायर, यहाँ cos टू द पावर 4 और ये थीटा बाई 2 डी थीटा, ये रह गया, ये चीज हो गई। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ऐसा करें कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए इस प्रकार से लिखें, वहां पर हम पुट करेंगे थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5। देखिए यहां पर पुट करें, पुट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5 पुट करें, तो देन यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 5। तो दिस इंप्लाइज यहाँ डी थीटा का वैल्यू यहाँ 2d5 हो गई, 2d5। उसके बाद वेन थीटा इज इक्वल टू 0, वेन लिमिट चेंज करेगा, वेन थीटा इज इक्वल टू 0, देन phi is also equal to 0, and when theta is equal to pi by 2, theta is equal to pi, then phi is equal to pi by 2 हो जाएगा, pi by 2 इतना हो जाएगा। तो therefore hence आप लिख सकते हैं, hence यहां से x बार का मान लिख सकते हैं। देखिए x बार का मान कितना हो गया, hence x बार की वैल्यू हो गई, x बार इज इक्वल टू 4/3 और इंटीग्रल यहाँ पर आप देखें cos टू द पावर 6, तो यहाँ इंटीग्रल ये हो गया 0 to पाई बाई 2 और cos टू पावर 6 5 ये हो गया, और इंटू 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 1 हो गया ये, और डी थीटा के जगह पर 2d5 हो गया, 2d5 डिवाइडेड बाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2
यहाँ हो गया cos टू द पावर 4 फाई और थीटा डी थीटा की जगह पर 2d ये हो गया। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल इंटीग्रेशन इतना आ गया। फाइनल इंटीग्रेशन आ गया 4a/3 और यहाँ पर इंटीग्रल 0 to π/2 cos टू द पावर 6 फाई और इंटू 2 cos स्क्वायर फाई -1 d फाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रल 0 to π/2 इंटू cos टू द पावर 4 फाई d फाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और सिंप्लीफाई करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यह इस इंटीग्रल को मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने में आपको रिडक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं आपको रिडक्शन फार्मूला इसमें बता दूंगा। लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए। यह इंटीग्रल हो गया 4a/3 और आप इसको ऐसे लिखें, दो इंटीग्रल में ऊपर ऐसे हो गया ये इंटीग्रल 0 to π/2। देखिए 2 cos टू द पावर 8 फाई और माइनस ये ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसे, और cos टू द पावर 6 फाई और d फाई, ये इतना हो गया डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 to π/2 और ये cos टू द पावर 4 फाई d फाई। आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ हाई पावर है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए रिडक्शन फार्मूला लगाया जाता है, और फिलहाल मैं आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए रिडक्शन फार्मूला बता रहा हूँ, और रिडक्शन फार्मूला बताने के बाद तब मैं इसको इंटीग्रेट करके आपको बताऊंगा कि ये इंटीग्रल इतना होगा। फिलहाल इस वीडियो में